नाम क्या है? ठीक है, आप मेडिकल हो या इंजीनियरिंग? 88.5। अच्छा, हाँ, 83.45। नाम क्या बेटा आपका? 81.45। 85। इंजीनियरिंग ना? आप लोग 16। 16, 82, 82 ना? 84.54। 82, नाम क्या बेटा आपका? नबीहा। बैच 2, सेकंड बैच। आप बेटा? नाम क्या बेटा? फायजा। फर्स्ट ईयर यहीं पर थी? हाँ, सेकंड बैच। इंजीनियरिंग या मेडिकल? आपका क्या डिसिप्लिन है बेटा? मेडिकल? आप 86.72, प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग? आपने फर्स्ट ईयर यहीं से पढ़ा था? फिर एजू सेक्टर? आप बेटा? 87.4। मेडिकल? और आप? 82.9। 82.9, वेरी गुड। रिजल्ट तो अच्छा खासा आ गया, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसी तरह का रिजल्ट है। और सर नौवान की तो बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे, सब आप लोगों की तैयारी कराना, टेस्ट कराना और ये सारी चीज़ें। हम तो पढ़ाते हैं, लेक्चर देते चले जाते हैं ना, लेकिन उसके बाद जो प्रिपरेशन का सारा जिम्मा वो तो इनके हाथ में होता है। तो उन्होंने अच्छी तैयारी कराई है काफ़ी। और जो 2-3 बच्चों से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे उसी तरह का रिजल्ट हो या उससे बहुत अच्छा रिजल्ट गया। जैसे मैं शिफा के लिए भी बहुत सारी एप्रिसिएशन है यार आपके लिए, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर किया। और अब आपके लिए ऐसा है कि मतलब 2-3 बच्चों को तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारी अकेडमी से डाओ डाओ तक इंशाल्लाह 2-3 बच्चे तो इस तरह के हों जो डाओ तक पहुँचे मेडिकल तक। क्योंकि डाओ मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ से कोई बच्चा पहले कभी गया, और अगर आप लोग यहाँ से जाते हो तो इंशाल्लाह पहले दूसरे तीसरे बच्चे हो गए। रिजल्ट लेकिन आपका बहुत अच्छा है, सेकेंड ईयर में आपने इसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव अगर नहीं भी करना है तो आपने कम से कम इसको मेंटेन तो करना है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी बताया था कि जो डाउ के अंदर एडमिशन का क्राइटेरिया था वो 88% एग्रीगेट पे लास्ट क्लोज हो गया था। तो फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट इतना बड़ा है कि आप सेकेंड ईयर में अगर तो बस आगे पीछे भी कर लो तो एमडी कैट का टेस्ट बहुत अच्छा करने के बाद आप इजीली चले जा सकते हो डाउ में। लेकिन हम तो सभी चाहेंगे, बहुत अच्छा चाहेंगे कि आप लोग कम से कम 2 से 3 बच्चे तो यहाँ से डाउ जरूर जाए। जैसे आपको 87.4 है, आपका भी बहुत बड़ा रिजल्ट है। लेकिन देखो मेडिकल में इतना 85 प्लस जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग में मार्जिन होता है हमारे पास मैथ्स की वजह से, लेकिन वो बायो की वजह से वहाँ पर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा है, जितने भी बच्चे बैठे बेटा सारे सबके लिए कह रहा हूँ नहीं। और मिनाम बेटा आपका इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट है, और आप तो एनईटी में जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी भी फील्ड को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर आपका इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, हो सकता है आप आगे कंप्यूटर की किसी डिसिप्लिन में आप आगे जाकर पढ़ना चाहो तो आप कोई भी फील्ड ऑप्ट कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन डिपेंड यही करेगा कि देखो अब एनईटी में सेकेंड ईयर का रिजल्ट तो काउंट होता नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तक की जो पॉलिसी है उसमें सारे बच्चों को पता होगा, ओरिएंटेशन में भी बताया था कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट मैटर नहीं करता। ठीक है, अब तक की पॉलिसी के मुताबिक। और अगला जो होगा उसमें भी एक्सपेक्टेड यही है 99%। और साथ में लेकिन 60% आपका वेटेज जो है ना वो ई कैट का होता है बेटा। तो अगर आप ई कैट में लूज पड़ जाओगे और तैयारी नहीं करोगे उस तरह से तो आपका रिजल्ट बहुत नीचे भी आ सकता है। मतलब 85% पर आपको हो सकता है कम लग जाए वहाँ पर। तो जो 60% आपका रह गया ई कैट वाला है इसको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। ठीक है, तो वो जाहिर है हम आपका साथ देंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो भाई ये तो भी जितने बच्चे यहाँ पर मुझे अभी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जितने भी बैठे हुए हैं इसमें मुझे तो नजर आ रहा है कि सारे बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर जा रहे हैं। अब तक के रिजल्ट नहीं होता लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगहों पर बच्चे सारे के सारे जा रहे हैं। ठीक है, तकरीबन। और कोई भी इंशाल्लाह जाहिर है अच्छी जगह पर सारी जाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन के एतबार से अगर हम देखें तो बहुत अच्छे डिसिप्लिन में आप लोगों का इंशाल्लाह दाखिला होगा, रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा। तो बेटा एक एक करके हम जरा चीज़ों को चाह चुके पहली क्लास से तो हम सीधा सिलेबस से स्टार्ट नहीं करेंगे, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो खास तौर से बेटा मेडिकल वाले बच्चे हैं ना वो अपना पहले सिलेबस देख लें कि उनको असल में पढ़ना क्या है। देखो बेटा ई गेट और एम डी गेट में सबसे बड़ी जो डिबेट होती है वो यही होती है कि रेलिवेंसी क्या है, यानी रेलिवेंट टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं हमने, क्या किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को स्किप करना है।
और कहाँ से पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो वही सबसे पहले तो आपको अपने टेस्ट पैटर्न का पता होना चाहिए। बाद में सबसे पहले मेडिकल वालों के लिए कर रहा हूँ बेटा, और हिंदी का सिलेबस इसके बाद में डिस्कस करता हूँ। बेटा देखो, जैसा आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर और इसका वेटेज, तो इस साल पीएमडीसी का जो टेस्ट हो रहा है उसमें ये जो ओवरऑल टेस्ट होगा ये 180 मार्क्स का होगा इस साल भी, और आप जब अपेयर होगे तो उसमें भी 180 मार्क्स का टेस्ट होगा। और ये 3 घंटे का टेस्ट होता है बेटा, यानी आप ऐसा कह लो कि हर एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त होगा ना। अगर आप 60 को 3 घंटों में डिवाइड कर लो और आपके पास एक 180 एमसीक्यूज का पूरा टेस्ट पेपर है, तो हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट है। अच्छा, इसमें तकरीबन 60% सवाल इस तरह के होते हैं जो 30 सेकंड्स में हो जाते हैं। 60% सवाल, क्योंकि ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मेमोराइजेशन वाले सवाल होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, कुछ डेफिनेशंस वाली बातें आपसे पूछी जाती हैं स्ट्रेट अवे कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन से कोई जुमला उठाकर आपसे पूछ लिया गया। तो 60-70% पेपर आपका जो होता है ना एवरेज होता है, यानी कि अगर जितने भी 20,000 25,000 बच्चे ओवरऑल अगर सेम में बैठ रहे हैं इंडिकेट देने के लिए, तो वो 60-70% जो सवाल होते हैं वो तो सारे कर लेते हैं। तो जो 30% डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, हाई एंड के क्वेश्चन होते हैं, उनको बेटा आपने सीखने समझने के लिए उसकी तैयारी बहुत हाई एंड पर जाकर करनी होती है, उसी के साथ सिंक होकर करनी पड़ती है। तो वो जो सवालात होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो सिंध बोर्ड के सवालात भी नहीं होते हैं। नहीं, ऐसे भी टॉपिक्स अभी मैं आपको बताऊंगा जो सिंध बोर्ड की किताब में मौजूद ही नहीं है, लेकिन वो आपके एमडी कैट के पेपर है। वो जितना भी कह देंगे प्रोविंशियल लेवल का एमडी कैट होना है या नेशनल एमडी कैट होना है, लेकिन जो आपका पेपर बनकर आता है ना बेटा, उसके अंदर 20 से 25% सवाल इस तरह के होते हैं जिनका ताल्लुक फेडरल बोर्ड की किताब से होता है, जिनका ताल्लुक पंजाब बोर्ड की किताब से होता है। तो ये आपका एमडीकेट टीचर ही आपको बताएगा कि ये टॉपिक हमारे सिंध बोर्ड में कवर नहीं हुआ। जाहिर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया पूरा, तो आपको पता होगा कि यार ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, तो वो चीज़ आपको एमडीकेट के अंदर कवर करवाई जाएगी। ये भी मैं बात खास तौर से पहले एमडीकेट वालों के लिए करता हूँ, ठीक है। टीकेट वालों के लिए बात करते हैं। तो 180 एमसीक्यूज होंगे बेटा, 3 घंटे का टेस्ट होगा, पेपर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, यानी कि एनईडी वालों का लोगों को शायद पता हो कि कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं बेटा, लेकिन जो बच्चे अब एनईडी पे अपेयर होंगे उनका टेस्ट कंप्यूटर पर हुआ करेगा, ठीक है। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं बेटा, लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ऑप्शन को मार्क करते हैं, वो सारी चीज़ें वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया वगैरह 55% होता है बेटा इंडिकेट के लिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पिछले 2 सालों से ऐसा हुआ है बेटा कि नेगेटिव मार्किंग अब कोई नहीं होगी इंडिकेट में। नेगेटिव मार्किंग अब कोई नहीं होगी, पहले 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी बेटा। इसका ये मतलब होता था कि जैसे आपने 4 एमसीक्यूज गलत कर दिए तो होना तो ये चाहिए कि 4 मार्क्स आपके कट जाएं, लेकिन पहले 5 मार्क्स कटते थे, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करने पर 1.25 मार्क्स आपके कट जाते थे। इसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, कुछ जगहों पर 0.25 की होती थी। तो एमटीकेट में पहले 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब मेंशन कर दिया बेटा नो नेगेटिव मार्किंग। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 4 सवाल आप गलत करोगे तो आपके 4 मार्क्स ही कटेंगे, पहले 5 मार्क्स कट जाते थे। तो इस वजह से पहले हम बच्चों को कहते थे कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप उस पर तुक्के ना लगाओ जब तक आप श्योर ना हो जाओ, क्योंकि आप उसकी कॉस्ट पे करोगे ना। जैसे अगर एक सवाल गलत कर दिया तो 1 नंबर से ज्यादा मार्क्स आपके कट रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये बेटा कि आपके इस टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते बेटा। मेडिकल का जो टेस्ट होता है इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते। पूरे पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक यूनिवर्सिटी है जो कैलकुलेटर अलाउ करती है, और वो एनईडी है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है बेटा जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनईडी में होता है, सिर्फ एनईडी में होता है। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट भी है बेटा कि बहुत सारी जनरल कैलकुलेशंस को आप कैलकुलेटर से कर लेते हो, लेकिन एमडीकेट में कैलकुलेशन के लिए बाकायदा आपकी क्लास होती है। उस तरह इरफान कर लेंगे या कोई ऐसा टीचर कर लेगा, हम भी करेंगे साथ साथ, लेकिन जनरल कैलकुलेशन की क्लास होती है। पहले आपको सिखाया जाता है कि विदाउट कैलकुलेटर्स स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं, स्क्वायर कैसे निकालने हैं, किसी नंबर को डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे डील करना है। तो ये सारी बातें आपको हम ट्रेन करेंगे साथ साथ, क्योंकि कैलकुलेटर्स तो है नहीं आपके पास। पहले मैंने बता दिया कि एक सवाल 1 मिनट का है, तो अगर आप उस कैलकुलेशन को बगैर कैलकुलेटर करोगे ना, तो सबसे बड़ा जो हर्डल है ना वो यही होता है बच्चों का। बच्चों को सवाल आ रहे होते हैं बेटा, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन वाला हर्डल है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो करते करते 1 मिनट से ज्यादा का टाइम भी लग जाता है और बाद में गलती भी कर जाता है। और कुछ सवाल इंडिकेट में ऐसे भी होते हैं जो एमसीक्यूज नहीं होते, बीसीक्यूज होते हैं, खास तौर पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। यानी 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों इतना नियर होते हैं, इतना क्लोज होते हैं कि बाकायदा जब आप हाथ से कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो समझ नहीं आता ऑप्शन कौन सा ठीक करना है। तो उसके अंदर लॉजिकल भी हमने होना पड़ता है, ठीक है, उसकी एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करनी होती है। ऐसे भी सवाल होते हैं।
अच्छा, दूसरी बात ये बेटा कि तो नेगेटिव मार्किंग वाली बात भी हो गई, कैलकुलेटर वाली बात भी हो गई। अब जरा आपको मैं सिलेबस के हवाले से बता दूं बेटा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पर ये सिलेबस मिल जाएगा पीएमडीसी का। देखो, सबसे पहली बात बेटा, जो हाईएस्ट वेटेज होता है ना 180 मार्क्स के अंदर, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज होता है जिस सब्जेक्ट का, वो आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? ये एमडी कैट की बात कर रहा हूँ, ई कैट पर मैं आता हूँ। बायोलॉजी में बेटा 45% वेटेज है, यानी 180 में से 45% सवाल बायो के होंगे, और टोटल कितने बनते हैं बेटा? हाँ, ये समझ लो आप मेरी बात, 81 मार्क्स आपके सिर्फ बायो के होंगे 180 में से। यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं हम तो बाद में आएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपने टारगेट करना है जिस सब्जेक्ट को, वो ये है। वो आपकी कल क्लास होगी, सरसन आपको बताएंगे कि किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपके पास बेटा केमिस्ट्री का सेक्शन होता है, सेकंड हाईएस्ट इसका वेटेज है, और ये 25% सवाल केमिस्ट्री के होते हैं, और वो कितने होते हैं बेटा? 45 होते हैं, सेकंड हाईएस्ट है। देखो 81 के बाद 45, और 45 के बाद फिजिक्स का वेटेज 20% है बेटा, और वो कितना बनता है? तो 81 क्वेश्चंस आपके पास बायो के होंगे, केमिस्ट्री के 45 होंगे, और फिजिक्स के कितने होंगे बेटा? तो उसके बाद इंग्लिश की बारी आती है, तो इंग्लिश के सिर्फ 9 एमसीक्यूज होते हैं बेटा, वो भी ग्रामेटिकल एमसीक्यूज होते हैं, पैसेजेस वगैरह नहीं होते जैसे एलडी में होते हैं। और लास्ट सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, ये यहाँ पर आपकी बुनियादी आईक्यू को टेस्ट किया जाता है बेटा, ये बहुत बुनियादी आईक्यू को चीजों को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह करके आपके पास ओवरऑल 180 मार्क्स का पूरा सेट बन जाता है। तो ये तो ध्यान में बैठा लो। सबसे पहले बायो के कितने एमसीक्यूज होंगे बेटा? केमिस्ट्री के 45 हो जाएंगे, फिजिक्स के 36 हो जाएंगे। सबसे पहले पैटर्न ध्यान में रख लो, 9 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे बेटा, और उसके बाद आपके पास जो है वो 9 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, या जिसको आप कह लोगे जनरल आईक्यू टेस्ट के सवाल होंगे। तो इस तरह करके आपके पास 180 होंगे। अच्छा, उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल को भी बेटा बाइफरकेट करके बता दिया जाता है। देखो 15% एमसीक्यूज इजी होते हैं हर सब्जेक्ट्स के अंदर। इजी का मतलब इजी होता है, मतलब अगर किसी बच्चे ने सिर्फ टीचर को सुना भी होता है ना, तो वो सवाल का जवाब दे देता है, और कभी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी उस सवाल को आंसर कर देता है। ठीक है, और इस इजी वाले ये जो क्राइटेरिया लिखा है, इसमें ज्यादातर डेफिनेशंस आती हैं बेटा, तो आप कभी भी डेफिनेशंस को लीव नहीं करना। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी किताब में मौजूद है तो उसकी डेफिनेशन आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। और ये वाली बात मैं सबके लिए कर रहा हूँ, यानी कोई छोटी सी बात भी है, जैसे एटॉमिक रेडियस की है ना, तो आप उसकी डेफिनेशन उसी अल्फाज में जैसे किताब में मौजूद है, तो वही जुमला उठाकर वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये जो बात लिखी हुई है 15% एमसीक्यूज इजी होते हैं, ये असल में डेफिनेशन उठाकर पूछते हैं आपसे कि बताइए किस चीज की डेफिनेशन है। इस 15% इजी वाले सेगमेंट में कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आता, कभी भी कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं आता। इंडिकेट में ग्राफ्स भी आते हैं बेटा, बात समझ आ रही? ग्राफ्स भी आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। उमूमन केमिस्ट्री के अंदर तो खास तौर से और फिजिक्स में भी ग्राफ्स को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर ग्राफ्स का सवाल बनता है, उसको पूछा जाता है। 70% एमसीक्यूज मॉडरेट होते हैं बेटा। मॉडरेट को अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो जैसे इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज होते हैं वैसे होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज बेटा आसान नहीं होते, इजी तो नहीं कहेंगे उसको किसी भी तरह से। सारे एमसीक्यूज डेफिनेशन तो नहीं आते ना बेटा, उसके अंदर सवाल मॉडरेट होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बाज़ दफा आ जाते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मोल्स के न्यूमेरिकल हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, जो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो उस तरह के सवाल 70% एमसीक्यूज जो मॉडरेट लिखे हुए हैं वहां पर पूछे जाते हैं। बाकी ये जो सेक्शन है ना 15% एमसीक्यूज डिफिकल्ट, ये तय करता है कि बच्चा कहाँ बैठेगा जाकर। जो 15% एमसीक्यूज डिफिकल्ट वाला लिखा हुआ है, ये आप ये ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस हम निकाल कर आपको टेस्ट में दिया करेंगे। ये जो हमारा वीकली टेस्ट या रेगुलर टेस्ट हुआ करेगा, तो ज्यादातर जो आपके टेस्ट होंगे वो यहाँ से होंगे। तो टेस्ट में आपके मार्क्स इस तरह आ रहे होंगे, जैसे 20 में से 2 आ गए सबके, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको। 20 में से 4 आ गए, 20 में से 6 आ गए, बहुत अच्छा करोगे तो 20 में से 7-8 आ गए। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टार्ट है ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जाओगे, ये वाकई डिफिकल्ट होते हैं। एज अ टीचर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं ये सवाल, लेकिन ये 15% होता है इनका वेटेज। तो इसकी तैयारी तुमने ज्यादा करनी है। बाकी तो चीजें बहुत बेसिक है, वो तो हम साथ साथ देखो। जो क्लास की तैयारी होगी वो तो ये होगी, क्लास में कर रहे होंगे, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का अपना एप्टीट्यूड होता है। कोई जो तैयारी हम करते हैं ना, ये एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन कहलाता है बेटा। ये आप अपना अंदर बिल्ड करते हो, ये नहीं होगा कि टीचर ने पढ़ा दिया आपने याद कर लिया, तो वो चीजें हो गई जो ऊपर फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर है। जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये आप खुद से डेवलप करोगे अपने अंदर। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जो आखिरी वाली बात है 15% डिफिकल्टी वाली, ये आप खुद से अपने अंदर डेवलप करोगे, लेक्चर रीड करोगे। और ये डेवलप ऐसे होता है कि आप किसी भी टॉपिक को जीरो से एंड तक पढ़ो। एमडी कैट में सक्सेस का एक तरीका है, किसी भी टॉपिक को जीरो से एंड तक पढ़ो, जीरो से एंड तक पढ़ो। बीच से कुछ भी एक पॉइंट मिस होगा, पूरा लूप होल क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो बायो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो।
कहीं पर तुमने एक पॉइंट छोड़ा है तो वहीं से एमसीक्यू निकल कर पेपर बनता है, क्या बन जाएगा, तो आप उसमें गलती कर दोगे बेटा। तो ये जो आखिरी वाली बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपको बताएंगे कैसे करना है, प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी आपको। अच्छा, ये बायो का सेक्शन आपके टीचर आपके बायो के डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले केमिस्ट्री का सिलेबस बता दूं बेटा कि हमें पढ़ना क्या है। रेलेवेंट रहना है, बार बार कह रहा हूँ, रेलेवेंट रहना है, रेलेवेंट चीजों को पढ़ना है, इधर उधर से कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ना बेटा। क्योंकि पीएमडीसी का मतलब समझते हो आप, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल। देखो उसमें सिर्फ मेडिकल और डेंटल का टेस्ट है। अगर कोई बच्चा आगे चलकर फार्मेसी का टेस्ट देगा ना, तो उसका एमडी कैट नहीं होता है बेटा। जैसे कराची यूनिवर्सिटी में जाकर उसको फॉर्म डी पढ़ना है, तो फॉर्म डी का टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है, वो कभी कभार एनटीएस के जरिए ले लेती है, कभी आईबी के जरिए ले लेती है, लेकिन केयू का अपना टेस्ट बनता है। अगर कोई बच्चा हमदर्द यूनिवर्सिटी से जाकर फॉर्म डी करना चाहता है तो उसका अपना टेस्ट होगा। जिना यूनिवर्सिटी से जाकर करना चाहते हो जो बोर्ड ऑफिस वाले हैं, तो उनका अपना टेस्ट होगा। इसका एमडी कैट से कोई ताल्लुक नहीं है। एमडी कैट में दो जोन्स कवर हो जाते हैं, मेडिकल और डेंटल। मेडिकल का मतलब एमबीबीएस हो गया, और डेंटल का मतलब क्या हो गया, यानी बीडीएस की तरफ अगर आप जाना चाहते हो। ये दो जोन्स को आप एमबीबीएस के जरिए कवर करोगे एमडी कैट को। लेकिन इसकी तैयारी से, अगर केयू में बैठा कोई बच्चा फॉर्म डी करना चाहता है तो इसकी तैयारी से वो वाली तैयारी उसको करनी नहीं पड़ेगी, इसी तैयारी से जाकर वो टेस्ट में भी अपेयर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ओरिएंटेशन वाले दिन मैंने एक बात कही थी कि जिसकी परसेंटेज 60s में आ जाती है या 70s में आ जाती है, तो वो डाउ के अंदर जाकर बीएस भी कर सकता है। बीएसएमडी जिसको मैंने कहा था मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर नर्सिंग भी आ जाता है, अभी आजकल फॉर्म्स भी आ रहे हैं बीएसएन के, यानी बीएस नर्सिंग में करना चाहता है या ऑप्टोमेट्री में करना चाहता है या रेडियोलॉजी में करना चाहता है, तो ये सब वो डिपार्टमेंट है जिसमें दाखला 60s में परसेंटेज में होने से हो जाते हैं, या 65 से 75 के बीच में होने से हो जाता है। लेकिन टेस्ट उसके लिए भी बहरहाल देना होता है, तो उस टेस्ट की तैयारी भी इससे कवर हो जाती है। लेकिन ये एमडी कैट का जो जहां भी टेस्ट तुम दोगे पूरे सिंध का एक साथ एक ही टेस्ट होता है, तो वो जो भी टेस्ट तुम दोगे वो सिर्फ एमबीबीएस के लिए वैलिड होगा और बीडीएस के लिए वैलिड होगा, बाकी किसी टेस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये फार्मेसी के हवाले से बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है बेटा, एमडी कैट का फार्मेसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका अलग टेस्ट होता है, इसको ध्यान में रखो। चलो अब देखो, ये पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे ग्रुप पर आज ही, जैसा आप जाओगे आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है बेटा पीएमडीसी का, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। कभी कभार हो जाता है 2-3 सवाल आगे पीछे होते हैं, फिर उस पर क्लेम किया जाता है, फिर उसके एडिशनल मार्क्स दे दिए जाते हैं, ये चीजें तो होती हैं। लेकिन आपने तैयारी इसी से करनी है बेटा, ये आपका सिलेबस है, ये आपका रेलेवेंट जोन है, ये आपको मिल जाएगा आज। ये पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है, आप वेरीफाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के सिलेबस में होता ये बेटा कि सबसे पहले आपको मेजर टॉपिक बता दिया जाता है, यानी वो चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो सब टॉपिक्स इन्वॉल्व है वो भी बता दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर चैप्टर का नाम लिखा है तो पूरा चैप्टर आपने तैयार करना है, उसमें से क्या पढ़ना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड कॉलम में। किसको छोड़ना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसको छोड़ना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और आखिरी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये जब आप पढ़ोगे ना तो इससे अंदाजा होगा कि एमसीक्यूज बनेंगे किस तरह से, किस अंदाज से बनेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले पढ़ देता हूँ, कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो, जैसे यहाँ पर लिखा है ना मोल्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर से क्या सवाल आता है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट मोल रेशियोज फ्रॉम वेरियस इक्वेशंस फॉर यूज्ड एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम। ये फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ा है, वो याद होगा जिसमें हम रेशियो बनाते थे, वो एक जुमला याद होगा, अप्लाइंग रेशियो मेथड, और वहां से फिर x की वैल्यू निकालते थे और फिर हम रिजल्ट बताते थे कि इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतना रिएक्टेंट बनेगा। तो जो वो वाली बात है वो इक्वेशन की सूरत में यहां से, तो इसको मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये पीएमडीसी की अच्छी बात है कि वो अपना सिलेबस मुकम्मल एक्सप्लेन कर देती है कि आपने क्या पढ़ना है और रेलेवेंट रहकर कैसे पढ़ना है, इधर उधर की चीजों को नहीं पढ़ना। तो ये पहले आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है बेटा, ये पहला चैप्टर आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको अब आपकी सिम बोर्ड की किताब में क्या कह दिया है, स्टोइकियोमेट्री। फर्स्ट ईयर याद है आपको, पहला चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री का। तो ये स्टोइकियोमेट्री, अब देखो हमारे पास जो पहला चैप्टर हमारे सिम बोर्ड की किताब में वो स्टोइकियोमेट्री का है, लेकिन इनके पास जो पहला चैप्टर है वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने कहां से सिलेबस बनाया, इन्होंने बनाया फेडरल बोर्ड की किताब से या पंजाब बोर्ड की किताब से। तो मैं तो आपको कहूंगा कि पंजाब बोर्ड की किताब परचेज करके अपने पास रख लो। अमूमन के पहले दिन कोई टीचर आपको बताता नहीं है कि भाई हम कहां से पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते वहीं से, आप भी खरीद के रख लो ताकि आपको भी स्टडी करना आसान हो जाए। बात समझ आ रही है? आप ये किसी भी उर्दू बाजार चले जाओ या कृष्ण नगर की तरफ, ताले फोटोकॉपी वगैरह के पास आगे पीछे कोई 2-3 दुकानें, वो पंजाब बोर्ड की किताबें बेच रहे होते हैं, उनको पता होता है कि एमटीकेट के बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो सारे सब्जेक्ट्स ही परचेज करके रख लो। ये मैं एमटीकेट की बात कर रहा हूँ, ईकेट वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है, एमटीकेट वाले परचेज करने हैं। खास तौर से बायो तो लाजमी कर लें, क्योंकि बायो की लाइंस उठाकर एमटीकेट में आती है, यानी पंजाब बोर्ड की लाइंस उठाकर दे देते हैं कि भाई ये बताओ क्या है।
तो उसको लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो, जो इंपॉर्टेंट बात लगे उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। बेटा ये टेक्स्ट बुक जब पढ़ना शुरू करोगे ना एमडी कैट के अंदर, तो आपको फिर स्टडी मटेरियल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई उस कोचिंग का ले लिया, उस कोचिंग का ले लिया, ये चीजें बेकार हो जाती हैं फिर। यानी आप अपनी स्टडी अपनी टेक्स्ट बुक की किताब से करो। मैंने आपको सोर्स बता दिए ना कि पेपर कहाँ से बनता है, पेपर बनता है फेडरल बोर्ड की किताब से, तो फेडरल बोर्ड का पूरा कोर्स अपने पास रीड करो और उसके अंदर से चीजों को स्टडी करो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। फेडरल बोर्ड की किताब बहुत वसी है बेटा, बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन उसमें से जो पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं वो यहाँ पर है, पढ़ो वहां से और स्टडी यहाँ से देखकर करो। ऐसा नहीं कि सिंपोर्ट नहीं पढ़ो, सिंपोर्ट तो तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसकी भी नजरसानी करो कि किन किन चीजों का डिफरेंस है। जैसे आप कभी मोल का टॉपिक पढ़ रहे हो तो दोनों को मिलाकर देख लो कि फर्क क्या है दोनों का, जहां पर जो एडिशनल बात तुम्हें वहां से लगी उसको भी नोट डाउन करो और अपनी कॉपी में प्रॉपर लेक्चर पॉइंट बना लो। हेल्पफुल होगा बेटा तुम्हारे लिए, एमडी कैट के लिए खास तौर से कह रहा हूं। ईल्ड वगैरह में टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था बेटा, याद होगा, परसेंटेज ईल्ड, प्रैक्टिकल ईल्ड वगैरह। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, उसके बाद ये सारे, तो ये फर्स्ट ईयर के सारे आपके पास कह लेंगे चैप्टर मौजूद है बेटा। सॉलिड है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, केसी वगैरह याद है आपको, केपी वगैरह, ठीक है। इसी तरह केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर भी आपको याद होगा बेटा, इसमें आपने कैटलिस्ट की टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह बेटा थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा दिया था आपको फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो एक्सक्लूड हो गया था, बैच 1 से बात कर रहा हूं, याद है आपको, जिसमें आपने डेल्टा एच के सवाल वगैरह दिए, लेकिन वो पेपर से निकाल दिया गया था, चैप्टर 11 12 10 तक बना था ना पेपर। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी आपने मिस किया हुआ है, ये दो फंडामेंटल बातें होंगी बेटा। एक ये वाला चैप्टर हो गया एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से, यहाँ पर नाम डिफरेंट है, कंटेंट भी थोड़ा सा तब्दील है। एंथैल्पी वगैरह, हेसेस लॉ वगैरह आपको याद होगा, बॉन्ड हेबर साइकिल वगैरह। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े ही नहीं है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो। और इन दोनों चैप्टर से कम 4 से 5 सवाल एमडी कैट में आते हैं, तो ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है वहां पर, तो आप इसकी खुद से कैसे तैयारी कर सकते हो, यानी कि एमडी कैट की क्लास में बैठना फर्ज है ना आप पर। तो इसी तरह बेटा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, अब केमिकल बॉन्डिंग में जो सब टॉपिक्स हैं वो देखो बीएससी पीआरटी याद होगा आपको। इसी तरह बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपको याद होगा, उसकी टाइप्स याद होंगी, sp3 2 और 1। डाइपोल मोमेंट वगैरह याद होगा, बहुत सवाल आते हैं डाइपोल मोमेंट से, ठीक है, ये मैं बताऊंगा पढ़ाते हुए कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा आपने करने हैं। अब ये यहां से स्टार्ट है सेकंड ईयर, यानी आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहां से सेकंड ईयर स्टार्ट है। सेकंड ईयर का पहला चैप्टर हमने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, बैच 1 में भी पढ़ लिया है, बैच 2 में भी पढ़ लिया है, तो उनको इतना तो पता है कि पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। देखो जो पहला चैप्टर तुम्हें यहां से नजर आ रहा है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये हमारा सेकंड ईयर का पहला चैप्टर। बात समझ आ रही है, तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, क्यों करेंगे इस पर भी बात करते हैं बेटा। इसी तरह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बाद बारी आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, याद होगा आपको, अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 बैच 2 में चल रहा है और बैच 1 में मुकम्मल हो चुका है। इसमें कॉम्प्लेक्स की आईयूपीएसी पढ़ी है, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ी है, तो वो सारा का सारा चैप्टर है। और उससे भी क्या कुछ पढ़ना है, देखो सिर्फ क्या पढ़ना है इस चैप्टर से, देखो अच्छी बात ये होती है कि सब बता देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब वो जो 21 से 30 की सीरीज है ना, जो सेकंड ईयर में बार-बार कह रहा हूं, स्कैंडियम से जिंक तक, उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कहां-कहां पर चेंज लेकर आते हैं, कॉपर और क्रोमियम वाली जो बात है, वो आखिरी ऑर्बिटल में जाकर इलेक्ट्रॉन को जंप करके लास्ट ऑर्बिटल में भेज दिया जाता है, वो सब बारीकियां। और इसमें क्या पढ़ना है सिर्फ देखो, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड काइंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बस। इसमें आईयूपीएसी नहीं है कॉम्प्लेक्स की, इसमें कॉपर की मेटलर्जी नहीं है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें कलर फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है और डी ब्लॉक के आइंस को एक्सप्लेन करना है कि आइंस कैसे बनते हैं। वो आपको याद होगा Fe+3 Fe+2, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद है, वेरिएबल वेलेंसीज कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या टॉपिक है वो यहाँ पर रिकॉल भी करेंगे, तो आपका सेकंड ईयर भी रिकॉल होता रहेगा। फिर उसके बाद आती है हमारी बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारे सेकंड ईयर का तीसरा चैप्टर है, जिसको हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ा है बेटा भी, जिसके अंदर बहुत छोटी-छोटी डेफिनेशंस है जो क्लास मेट्रिक में भी थी, होमोलोगस सीरीज है, कैटेनेशन है, बैच 2 में भी स्टार्ट नहीं हुआ वो देखेंगे। तो देखो इसके अंदर मेंशन भी किया हुआ है कि आपने क्या स्टडी करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म की चैप्टर है। लेकिन हां, जब आइसोमेरिज्म को पढ़ोगे तो 0 से एंड तक पढ़ोगे, ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। 0 से एंड का मतलब होता है कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, सही है, तो वो आपको बताएंगे किस तरह से। उसके बाद बारी आती है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, ठीक है, ये भी सेकंड ईयर का पांचवा चैप्टर है, पढ़ेंगे तो आपके पास समझ आ जाएगी।
उसके बाद बेटा ये देखो बहुत लंबा चैप्टर है, सबसे तवील चैप्टर है सेकंड ईयर का। फिर अल्काइल हैलाइड्स की बारी आती है, उसके बाद आपके पास अल्कोहल और फिनॉल का चैप्टर है, उसके बाद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि बीच से इसमें आईयूपीएसी का नाम नहीं आया। अभी बैच 1 के अंदर आईयूपीएसी का चैप्टर चल रहा है बेटा, देखा आपने कि इसमें आईयूपीएसी नहीं है, लेकिन वो हर फैमिली के साथ अलग अलग है। आईयूपीएसी के बड़े सवाल आते हैं, एटलीस्ट कम से कम 4 सवाल तो जरूर होते हैं आईयूपीएसी के। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये बड़े गिने चुने टॉपिक्स होते हैं जिनको पकड़ कर बहुत अच्छी तरह तैयार कर लो ना तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा टेस्ट। लेकिन हम पता है उलझ जाते हैं चीजों में, बार बार कह रहा हूँ रेलेवेंट रहना। क्या होता है भाई, आदम जी के नोट्स भी ले लो, इधर के नोट्स भी ले लो, उधर की भी ले लो, तो फिर क्या जरूरत है, आपने हमें पैसे दे दिए, हमारी जिम्मेदारी है हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, और हम जब देंगे तो हमें पता होगा कि हम रेलेवेंट चीजें दे रहे हैं, हमारे बच्चों को ये ऐसे ऐसे हमने पढ़ाया है और ऐसे ऐसे दे रहे हैं। इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि हम वहां से भी ले लें वहां से भी ले लें, तो फिर उलझ जाओगे, फिर आप गए। देखो इसमें सीक्वेंस बनाना जरूरी होता है, तो हम बना देंगे और आप उसको फॉलो करते रहना बस, इसमें कोई इशू नहीं है। अपनी तरफ से कोई फनकारी करने की कोशिश करोगे फिर अपनी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, वो नहीं करना बस आप। उसके बाद बारी आती है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, मैक्रोमोलेक्यूल्स की, जिसको पॉलीमर्स भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, और इसमें भी क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बता दिए गए बेटा। यानी कि सेकंड ईयर से कुछ चीजों को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे सेकंड ईयर के अंदर एक चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, वो यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। सेकंड ईयर में एक चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो यहाँ से एक्सक्लूडेड है। सेकंड ईयर में एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, वो बहुत बड़ा है, उसमें आपने क्लास मैट्रिक में भी पढ़ा है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीजें यहाँ से निकाली हुई है। देखो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ ये चीजें डाली है, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उसको सारा का सारा स्किप कर दिया। तो दो चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूडेड नहीं है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, जब हम टिकट वालों से सारी बातें होती हैं, ठीक है। सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ईकेट के बारे से चंद बातें सुन लेंगे, और ईकेट वालों के बारे में यानी जो ज्यादातर जो बच्चे होंगे रेलेवेंट वो एनडी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तैयारी के मकसद के लिए बैठे हैं, तो एनडी का ना कोई सिलेबस नहीं है, सबसे पहली बात। एमडीकेट खत्म, ईकेट के बारे में सुन लो, एनडी का कोई सिलेबस ही नहीं है। और जो मैं दिखा रहा हूँ उसको लिख लेना, क्योंकि ये तुम्हें ना किसी वेबसाइट पर पीडीएफ में मिलेगा और ना किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा। ये हमने अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर पेपर को एनालाइज किया है, किन चैप्टर से चीजें आती रही हैं और वो उन्हीं चैप्टर से चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जितने ईकेट वाले बच्चे हैं ना, वो अपना सिलेबस अपने पास नोट कर लें कि उन्हें पढ़ना क्या है बेटा। तो और इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, सिर्फ अपने पास सुनकर इसको नोट डाउन कर लो बेटा। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मुकम्मल है, ठीक है, एक्सेप्ट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर पढ़ा है, आपको याद है ये चैप्टर याद है बेटा, एसिड्स बेसिस, इसमें आपने वो थ्योरीज पढ़ी थी ना, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-डोरी थ्योरी और लेविस थ्योरी, ये सारी बातें आपको याद होंगी। तो इसके अलावा यानी फर्स्ट ईयर जो है ना, ये एनडी के अंदर मुकम्मल पूछी जाती है। अगर हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री से क्या होता है बेटा, सेकंड ईयर केमिस्ट्री से आपके पास होता है सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1, यानी कि मैं इसको मुकम्मल इस तरह कह देता हूँ कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है ये आपको भी बता देता हूँ। इसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारी चीज सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको लिख लेना बेटा, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है बेटा, और हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अल्केन्स आ जाते हैं, अल्कीन्स आ जाते हैं सारे, अल्काइंस आ जाते हैं और बेंजीन। बेटा इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है, और ये नोट करो अपने पास। इसके अलावा बेटा आपके पास जो है वो अल्काइल हैलाइड आपको करना होगा, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर प्रिपेयर करना होगा, एल्डिहाइड कीटोन रिमूव हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाता है, उसके डेरिवेटिव निकल जाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर निकल जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री निकल जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री निकल जाता है। बेटा ये आपके पास सारा कुछ ये एनडी का सिलेबस है, ये आपको कहीं भी ऑफिशियल नहीं मिलेगा, तो इसलिए कह रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लेना और तैयारी इसी की करनी है सिर्फ, ठीक है।
इसमें जो कुछ भी आपके पास होता है फर्स्ट ईयर की तो मुकम्मल केमिस्ट्री और सेकंड ईयर के अंदर से ही सारी चीजें, इसको नोट डाउन कर दो बेटा ताकि फिर हम अपना सिलेबस स्टार्ट करें। और अपना सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर से, और सेकंड ईयर बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, ठीक है। और सेकंड ईयर को स्टार्ट करने का मकसद क्या है बेटा, सेकंड ईयर को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप साथ साथ रिवाइज भी करते चलो, यानी कि आप जब यहाँ पर एंटीगेट में आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करोगे तो आपका सेकंड ईयर भी साथ साथ पक्का होगा चला जाएगा, और इससे फिर सेकंड ईयर के एमसीक्यूज की जो गलतियों की चांस की उसके जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ हम ये करते रहेंगे, सेकंड ईयर क्लोज करेंगे, फिर जब आपके पेपर्स हो चुके होंगे या उससे कुछ दिनों पहले तक प्लान करके फिर हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो विंटर चलता रहेगा। नहीं अभी जब हम अक्टूबर में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना तो इंटीग्रेट वालों के लिए तो ये नेक्स्ट अक्टूबर तक क्लास चलती रहेगी, तो राउंड द ईयर आप हमारे साथ ही हो, तो अभी कोई जल्दबाजी है नहीं। और जो पीकेट के बच्चे होंगे बेटा उनका तो उनके दो टेस्ट होते हैं सर में एनडी है, एक पेपर से पहले होता है एक पेपर के बाद होता है, तो अगर मई में हमारे पेपर्स होते हैं तो उससे 10 से 15 दिनों पहले राउंड 1 हो जाएगा, तो अभी से आप तैयारी करके बैठोगे तो कुछ चीजें आपके पास जमा होंगी, और पेपर के 15 से 20 दिनों के बाद राउंड 2 हो जाते हैं, दो चांसेस आपके पास होते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि एनडी जो है वो इन दोनों में से बेस्ट खुद ही काउंट कर लेती है, जैसे पहले टेस्ट में आपके 60 मार्क्स आ गए और दूसरे में 90 आ गए, तो वो 90 वाले को खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि वो दोनों टेस्ट के लिए डिफरेंट पेमेंट करनी होती है और फिर इस तरह से आपका एडमिशन हो जाता है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा, जरा आप पेन कॉपी पेंसिल लेक्चर कॉपी वगैरह निकाल लो, एक कॉमन टॉपिक, और वो कॉमन टॉपिक हमारे पास क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है बेटा। चंद बातें जरा सुनो पहले बेटा, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहली कंट्रीब्यूशन किसकी है, सबसे पहली कंट्रीब्यूशन, देखो ये सेकेंड ईयर में ये बातें डिस्कस नहीं हुई है, ना ही टेस्ट में पूछा जाता है, लेकिन एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन इसकी अरेंज करने में सबसे पहली कंट्रीब्यूशन किसकी है, ये बात आपने क्लास 9 में पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में, याद है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन बेटा, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो आपके पास है, याद आया नहीं आया अभी तक, डॉबरेनर्स की, इसको कहते थे डॉबरेनर्स रूल ऑफ राइट, क्या याद आया आपको, नहीं आया, क्लास 9 में पढ़ा था आपने ये रूल ऑफ राइट, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा इसका जरूर। रूल ऑफ ट्राइड का मतलब ये होता है बेटा, ट्राइड कहते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को, तो ट्राइड का मतलब होता है जैसे मैंने 3 मार्कर्स का ग्रुप बना दिया ट्राइड, तो डॉबरेनर एक साइंटिस्ट है और उसने रूल ऑफ ट्राइड दिया है, उसने कहा कि भाई तीन तीन सेम एलिमेंट्स को साथ रखना शुरू कर दो, ये बिल्कुल पहली क्लासिफिकेशन है, यानी सबसे क्लासिफिकेशंस की हिस्ट्री का ये सबसे पहला काम है, तो इसको उसी तराजू में देखना कि ये काम सबसे पहले किया जाए, और फिर जब बाद में होते होते ये जो आखिरी क्लासिफिकेशन है, जो आपकी टेबल अब मौजूद है, इसको मॉडर्न टेबल कहते हैं, इसमें 118 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, तो होते होते हुआ है ना, जो पहली क्लासिफिकेशन हुई है वो डॉबरेनर की हुई है, ठीक है। वो कैसे हुई है क्या हुई है ये सारी बातें आपको इकेट और इंडिकेट में नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन शायद क्लास 9 से याद हो आपको बेटा, ये न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन थी जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है, क्या याद है आपको ये बात, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी नहीं याद। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन हुई थी बेटा जिसको कहते हैं लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन हुई है बेटा इसी हायरार्की में, तो इसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये तो याद होगा। और सबसे आखिर में जो क्लासिफिकेशन हुई है ना, जिस पर हमारा इंडिकेट और इकेट का सिलेबस है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कौन सा लॉ है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ बेटा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शुरू की जितनी चारों क्लासिफिकेशन हुई है ना, ये सारी की सारी क्लासिफिकेशंस बेस करती थी एटॉमिक मासेस पर, किस पर बेस करती थी बेटा, एटॉमिक मासेस पर, ठीक है। और जो आखिरी वाली क्लासिफिकेशन हुई है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई सारी की सारी गलत हो गई, वो क्लासिफिकेशन किस पर बेस करती है बेटा, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये वाली जो क्लासिफिकेशन है जिसको आप मॉडर्न कह रहे हो, ये वाहिद क्लासिफिकेशन है जो किस बुनियाद पर की गई है बेटा,
एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर की गई। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपको बताऊं, इससे कभी कभार एक सवाल बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर पहला एलिमेंट अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखो ना बेटा, तो वो हाइड्रोजन है पहला, और इसके बाद जो एक्सट्रीम राइट साइड पर दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, हीलियम है। उसके फौरन बाद अगर हम आते हैं तो लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एक बात इसमें बस बताना चाह रहा हूं ताकि आपको इसकी रेलेवेंसी समझ आ जाए कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का फर्क क्या रहा था। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सब जानते हैं बेटा। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 5 6 7 8 9 और 10। आप ये देखो बेटा कि हर दो एलिमेंट के बीच में यूनिफॉर्म स्पेस मौजूद है, यूनिफॉर्म डिफरेंस मौजूद है, कॉमन डिफरेंस मौजूद है। यानी 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 3 है और फिर 4 है और फिर 5 है। यूनिफॉर्मिटी है, बीच से कोई फासला नहीं है, बीच से कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं एलिमेंट्स को आप एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करोगे तो खुद देखोगे क्या कोई यूनिफॉर्मिटी है इनके बीच में या नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? हीलियम का क्या होता है? क्या यूनिफॉर्मिटी है? मेरी बात समझ आ रही है? 1 के बाद 4 क्या यूनिफॉर्मिटी है? आप कहोगे सर 3 यूनिट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 1 के बाद 4 आ गया तो 3 यूनिट का डिफरेंस हुआ ना। लेकिन इससे पहले एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 1 यूनिट का है। तो 1 के बाद 2 है और 3 और 4 और 5। लेकिन चलो, एटॉमिक मास में 1 के बाद 4 आया तो हमारे जहन में यही पॉइंट बन सकता है कि यार 3 यूनिट का हो सकता है फासला। तभी तो साइंसदानों ने अरेंज किया, 3 हो गया। तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है? जानते हो लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है? इसका एटॉमिक मास होता है 7। चेंज हो गया डिफरेंस, 1 के बाद 4 और फिर 4 के बाद 7। चलो आगे चलते हैं, हो सकता है आगे कोई यूनिफॉर्मिटी हो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 9। अब कितने का डिफरेंस आ गया? बोरोन का एटॉमिक मास होता है 11। अब कितने का डिफरेंस हो गया? 2। तो हमारा जहन बन गया कि यार हो सकता है यही डिफरेंस हो। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो जाता है? नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? 16। फ्लोरीन का क्या हो जाता है? 19। और नियोन का क्या हो जाता है? तो बेटा क्या कोई यूनिफॉर्मिटी है इनके एटॉमिक मासेस के बीच में? कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है बेटा? कोई सीक्वेंस है इनके एटॉमिक मासेस के बीच में? तो बेटा इसीलिए शुरू की जितनी क्लासिफिकेशन हुई थी ना उन सबको गलत साबित कर दिया। कहा गया कि भाई इनके बीच में कोई यूनिफॉर्म ऑर्डर है ही नहीं। तो एटॉमिक मास की बुनियाद पर जितनी क्लासिफिकेशन हो गई है वो सारी गलत है, और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जितनी क्लासिफिकेशन है वो सारी सही है। तो आप देखो इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना कि जब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया गया तो बीच से कोई भी एलिमेंट के छूट जाने की गुंजाइश खत्म हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? पहले होता क्या था कि भाई हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया जिसका एटॉमिक मास 4 है, तो हमें क्या पता बीच से कोई एलिमेंट बाद में ऐसा आ जाए तो मिसिंग जिसका एटॉमिक मास 3 हो जाए, जिसका एटॉमिक मास 2 हो जाए। तो बाद में ऐसा हुआ भी है कि भाई दरमियान में कोई नया एलिमेंट आ गया तो नई टेबल बनानी पड़ी, इसीलिए तो इतनी सारी क्लासिफिकेशन हो गई। लेकिन इसके बाद कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि आप देखो बेटा कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है। तो एटॉमिक नंबर के बीच में यूनिफॉर्मिटी है। इस बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हुई है बेटा उसको कभी भी गलत साबित नहीं किया जा सकता। क्लियर है बेटा ये वाली बात? चलो अब जरा हम आते हैं, इसी बात को मजीद एक्सटेंड करते हैं बेटा। ई कैट और एंटी कैट का जो बुनियादी मकसद है वो ये बनना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें तो बहुत सारी बातें बेटा पॉइंट्स की जरूरत में आपको याद भी है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं बेटा। आप ये बताइए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स का क्या मतलब होता है बेटा? डेफिनेशन बताइए सबसे पहले। देखो बेटा ई कैट और एंटी कैट में जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो शुरू के पॉइंट्स तकरीबन आपको पता होंगे, आप उसको सिर्फ रिकॉल करना और नोट करते जाना और स्टोर करना रहेगा। बताओ पीरियड्स किसको कहते हैं बेटा? नंबर 1, इसको मॉडर्न टेबल में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लॉज है उनको क्या कहा जाता है बेटा? और क्या जानते हो आप इस बारे में? स्टोर करो सर, डेफिनेशन बता दी, और क्या बताएं? तादाद बताओ मॉडर्न टेबल में, तादाद बताओ मॉडर्न टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास आ गया 7 पीरियड्स। ठीक है बेटा, 7 पीरियड हो गए। और क्या जानते हैं पीरियड के बारे में? कोई और बात ऐसी है जो आप बता सकते हो बेटा?
भाई पीरियड नंबर से हमें क्या पता लगता है? नंबर ऑफ शेल्स का पता लगता है। 7 पीरियड्स है ना, तो शेल भी तो 7 होते हैं। शेल 7 होते हैं ना बेटा। ये शेल की तादाद की बुनियाद पर तो पीरियड्स बनाए गए। अगर फर्स्ट पीरियड है तो उसके तमाम एलिमेंट्स के पास एक ही शेल होगा, और वो कौन सा शेल होगा? पहला। पहला कौन सा शेल होता है? के। अगर कोई 7th पीरियड है, कोई एलिमेंट 7th पीरियड का है, तो उसके पास 7 के 7 शेल्स मौजूद होंगे। अगर कोई 3rd पीरियड का है तो उसके पास 3 शेल्स होंगे। अगर कोई 5th पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास 5 शेल्स होंगे। तो बेटा पीरियड नंबर ने क्या बता दिया? लिखोगे पीरियड number tells us about the number of shells in an element या in an atom। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा उसको आप अंडरलाइन कर लेना कि पीरियड नंबर से हमें ये पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है भाई? नंबर ऑफ शेल्स का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पता करना हो बेटा कि क्लोरीन का पीरियड नंबर क्या है, मैं क्या करूंगा बता सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लूंगा। बेटा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? एमटीगेट में इसमें से कुछ भी गिवन नहीं होता, याद रखना। शुरू के 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स भी याद कर लो, एटॉमिक मास भी याद कर लो। शुरू के 30 एलिमेंट कहां पर खत्म हो जाते हैं? जिंक पर। तो उसमें तो बहुत सारों के आपको याद है, तो 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर भी याद कर लो और एटॉमिक मासेस भी याद कर लो। फिर क्लोरीन का एटॉमिक मास तो आप जानते, एटॉमिक नंबर आप जानते हो बेटा 17। तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी शेल वाली? पहले ऑर्बिट में आ जाएंगे 2, सेकंड ऑर्बिट में आ जाएंगे 8 और लास्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो कितने ऑर्बिट्स आ गए इसके? तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 3rd पीरियड का एलिमेंट। आखिर में सब कुछ मैं पूछूंगा बेटा कंबाइन करके, यानी पीरियड, ग्रुप और शेल सारे। तो जितने ऑर्बिट उसके पास होंगे वही उसका पीरियड नंबर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ऑब्वियस हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात इसको और कर लेते हैं। ये बताओ कैल्शियम किस पीरियड का एलिमेंट होगा? कैल्शियम का ताल्लुक किस पीरियड से होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताइए? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए 2, कॉमा सेकंड ऑर्बिट में 3। अब थर्ड ऑर्बिट में 8 होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में 8 आते हैं, 18 आते हैं, 18 आते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा 2n² का। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अच्छा अगर मिसाल के तौर पर मुझे थर्ड ऑर्बिट की कैपेसिटी चाहिए तो मैं n की जगह क्या रखूंगा? ये सब काम आप क्लास 9 में कर चुके हो ना। n की जगह रख लो 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया और 9 2 का क्या हो गया? इसका मतलब है थर्ड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं बेटा? थर्ड ऑर्बिट में नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब आप आओगे आप कहोगे यार 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, 10 बाकी हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, 10 आप यहाँ पे रखोगे। क्या ऐसा सही है करना? क्या ऐसा करना सही है सर? हमें तो लॉजिक दे दी आपको कि पूरा पूरा थर्ड शेल वो होता है, उसमें 18 की कैपेसिटी है, हमने 10 रख दी है। क्या मसला है इसमें? इसमें बेटा एक स्कीम होती है, जो फॉर्मूला है ना, ये एक स्कीम से निकाला हुआ फॉर्मूला है जिसको कहते हैं बोहर-बेरी स्कीम। मुकम्मल बात सुनो और देखो, एमटीगेट में किसी भी मैंने कहा ना लूप होल को छोड़ना नहीं, सीखते चले जाना है बस। वो जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला निकाला जाता है इस स्कीम से। ये थ्योरी है दरअसल, जो दो लोगों ने मिलकर पेश की, एक बोहर है और दूसरा बेरी है। थ्योरी लिखकर बेरी पढ़ते हैं इसको, दो लोग हैं। तो जिस थ्योरी में वो फॉर्मूला बताया गया ना, उसी फॉर्मूला के पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि लास्ट ऑर्बिट कैन नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑर्बिट उसका दूसरा पॉइंट है। ये बोहर-बेरी स्कीम का पहला पॉइंट ये वाला है कि अगर किसी ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है तो यूज दैट फॉर्मूला। और लेकिन साथ में ये भी याद रखो कि किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो लास्ट ऑर्बिट में हमने कितने रख दिए बेटा? 10 रख दिए। लेकिन बोहर-बेरी स्कीम में कहा गया है कि 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। 8 तो हो सकते हैं ना, तो आप यहाँ पे 8 इसलिए कर देते हो, 8 कर देते हो, बाकी कितने बच गए? 2, उसे कॉमा लगाकर फोर्थ ऑर्बिट में डाल देते हो।
तो ये जो काम किया जाता है, दिस काम इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ पावर बेयरिंग स्कीम। बात समझ आ रही है? या फिर आप कह लो कि सर ऑप्टिक फॉलो करने के लिए किया, लेकिन ये बात बताई किसने हमें बेटा? ऑर्बिट। अब ये बताओ कि इसके पास टोटल कितने ऑर्बिट्स आ गए? 1 2 3 और 4। तो ये किस पीरियड का एलिमेंट हो गया बेटा? 4 पीरियड का हो गया। कोई मसला यहां तक बेटा? अभी पीरियड में तो बहुत बातें बाकी है बेटा। आप बताओगे और क्या जानते हो आप? और क्या जानते हो? अच्छा वो मानते हैं प्रॉपर्टीज पर। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि पीरियड से स्पेसिफिक रहकर बताओ पीरियड्स के बारे में और क्या जानते हो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ स्पेसिफाई करके, ठीक है? टोटल कितने पीरियड्स हैं? आपने कहा सर 7 है। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। पहला पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? पहला पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन से। ठीक हो गया मेरे को। खत्म कहां पर होता है? हीलियम पर। याद है ना ये बात सबको? पीरियोडिक टेबल को ध्यान में लेकर आओ। बिल्कुल लेफ्ट साइड पर टॉप पर चले जाओ तो हाइड्रोजन होता है और राइट साइड स्क्रीन पर हीलियम होता है। ये पहला पीरियड हो गया। एंड इट ओनली कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? ओनली 2 एलिमेंट्स। ओनली 2 इसको ध्यान में रखना। पहला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हीलियम हो गया। सेकंड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? लिथियम से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होता है? भाई इसके लिए आप दो ग्रुप्स याद कर लो, अल्कली मेटल्स का और नोबल गैसेस का। अल्कली मेटल्स का और तो याद तो है वो तुम्हें? अल्कली मेटल्स याद नहीं है क्या? बताओ जरा शुरू से बताओ, अल्कली मेटल्स कहां से आते हैं? हाइड्रोजन से शुरू कर लो। ओके मेटल नहीं तो आपने याद कर रखा होगा ना, आली में हीलियम से फरियाद जो ग्रुप बने होते हैं ऐसे करके ना, आली में हीलियम से फरियाद। तो बेटा ये पहला ग्रुप तो तुम्हें याद है? पहला ग्रुप यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर लो, आली में हीलियम से फरियाद। और इसमें सारे एलिमेंट्स के नाम तुम्हें पता नहीं है बेटा? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम। इसमें कौन सा एलिमेंट है जो रेडियोएक्टिव है? लास्ट वाला। अमूमन लास्ट एलिमेंट रेडियोएक्टिव होने वाला। और ये तो आखिरी वाला जो ग्रुप है बेटा, ये तो नोबल गैसेस का ग्रुप है ना। तो हीलियम के बाद क्या होता है? नियॉन, फिर आर्गन और फिर क्रिप्टन, पोटेशियम से क्रिप्टन और फिर ज़ीनॉन और फिर रेडॉन और फिर आखिर में ओजी आता है। नया एलिमेंट डिस्कवर होता है ओर्गेनिज्म कहते हैं। सही, यानी अब हमारी पीरियोडिक टेबल में ये पूरी कंप्लीशन हो चुकी है। 118 एलिमेंट सारे डिस्कवर हो चुके हैं। तो एमडी कैट का जो टेस्ट होता है वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन मांगता है बेटा। तो इसलिए सेकंड ईयर में मैं आपको बताता हूं कि देखो ये वाला पीरियड इनकम्प्लीट है क्योंकि वो सेकंड ईयर की रिक्वायरमेंट है। जो बुक में लिखी है बात वो कह दो, लेकिन एमडी कैट का जो टेस्ट होता है वो मॉडर्न डेवलपमेंट जो कुछ हो चुकी होती है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन मांगता है बेटा। ये बात समझ आ रही है? तो आप कहना कि हमारी टेबल में अब सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं 118, बल्कि और भी हो रहे हैं बेटा, ठीक है? और उसके ऊपर भी सारा काम हो रहा है। तो आखिरी एलिमेंट कौन सा है? ऑर्गेनिज्म, ओजी और ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन से शुरू होगा फर्स्ट पीरियड और खत्म कहां पे होगा? सेकंड पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? लिथियम से और खत्म कहां पे होगा? थर्ड एलिमेंट सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गन पर खत्म होगा। फोर्थ एलिमेंट पोटेशियम से क्रिप्टन पर, रुबिडियम से ज़ीनॉन पर, सीजियम से रेडॉन पर और फ्रांसियम से ऑर्गेनिज्म पर। ये बताओ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट पीरियड में होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स। सेकंड में कितने होते हैं बेटा? सेकंड में कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड में कितने होते हैं बेटा? थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ में कितने होते हैं? 18। ये नंबर आप याद रखो। फिफ्थ में कितने होते हैं बेटा? फिफ्थ में भी 18 होते हैं। सिक्स्थ में कितने होते हैं बेटा? 32। और सेवेंथ में भी कितने होते हैं बेटा? ये नंबर याद करना कोई मुश्किल थोड़ी है। पहला नंबर याद कर लो 2, उसके बाद दो दफा नंबर को रिपीट करते जाओ। 2 88 18 32। 2 भाई 7 पीरियड होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड में आ गए 2, उसके बाद डबल करके रिपीट करो 88 18 32। ये भी पीरियड के हवाले से बात होगी ना। मैंने कहा कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, सारी बातें आनी।
अच्छा इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सबसेट्स तो पढ़ रखे हैं बेटा, सबसेट्स याद है? कौन कौन से होते हैं बताइए? 4 होते हैं ना एसपीडीएफ। ये भी तुम्हें पता होगा बेटा कि एस की कैपेसिटी कितनी है, पी की कैपेसिटी कितनी है और डी की कितनी है और एफ की। अब सुनना जरा, पहले पीरियड में सिर्फ कौन सा ब्लॉक हो सकता है? एस हो सकता है। एस हो सकता है क्यों? क्योंकि सर 2 ही तो एलिमेंट्स हैं। और यहां से हिंट ले लो कि एस में टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने आ सकते हैं? तो बेटा ये जो फर्स्ट पीरियड है इसके अंदर सिर्फ एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक मौजूद होता है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जा सकते हैं बेटा। तो सीक्वेंस से याद रखना। अब ये बताओ सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे? एस के 2 और पी के 6, यानी इसके अंदर एस भी मौजूद होगा और इसके अंदर पी भी मौजूद होगा। ये बात समझ आ रही है? थर्ड में बता दो मुझसे, सबके बता दोगे सबसे। 8 है ना, एस में 2 हो सकते हैं और पी के अंदर हो गए 8। अब बताओ फोर्थ पीरियड में कौन कौन सा ब्लॉक होगा? एस भी होगा, पी भी होगा और 2 + 6 + 10। समझते हो इस बात को बेटा? यानी इसमें एस भी आ गया, पी भी आ गया और अब सुनो एक एमसीक्यू, डी ब्लॉक किस पीरियड से स्टार्ट होता है? देख लो, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। क्या फर्स्ट पीरियड में डी ब्लॉक है, या सेकंड पीरियड में है, या थर्ड में है? ये फर्स्ट टाइम कहां से स्टार्ट हुआ? पीरियड से स्टार्ट हुआ। बात समझ आ रही है बेटा? यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये सवाल पास पेपर में आ चुका है कि डी ब्लॉक सबसे पहली मर्तबा किस पीरियड में प्रयोग होता है। बात समझ आ रही है बेटा? आगे चलो, अब फिर से बताओ, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स होने चाहिए बेटा? एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी मौजूद होगा। 2, 8 और फिर 10, 18। क्लियर है? अब एक और एमसीक्यू का पॉइंट कभी आया नहीं है लेकिन हो सकता है आगे। 32 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन होना चाहिए इसमें? एस में 2 और फिर डी में 6, 8, उसके बाद डी के अंदर 10, 18 और फिर पी और फिर एफ के अंदर 14 होते हैं बेटा। तो ये सबको प्लस करोगे, तो टोटल तादाद क्या बन जाएगी बेटा? 32 बन जाएगी। बताओ एफ ब्लॉक सबसे पहले किस पीरियड से स्टार्ट होता है? बेटा ये 2 पॉइंट्स बताने के लिए मैंने ये सारी बातें की हैं, ये पास पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 4 से। और एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? और 7th पीरियड में बता दो कौन कौन होंगे? 32 ही एलिमेंट्स है ना, तो एस होगा, बी होगा, डी भी होगा और कोई मसला है इसमें बेटा? अच्छा एक पॉइंट और बता दो, ये भी पॉइंट बता दो फौरन से कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है इसमें से? फर्स्ट पीरियड। ये एनडी में आ चुका है, ये एनडी में आ चुका है बेटा। ये शॉर्टेस्ट पीरियड सबसे कौन है? तो वो आप कह दोगे फर्स्ट है। और उसकी वजह क्या है बेटा? क्या वजह है? सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, इस वजह से शॉर्टेस्ट है। उसके बाद तो फिर एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो क्या इन दोनों को लॉन्गेस्ट कह सकते हैं बेटा? यानी पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 को कंबाइनली आप क्या कह दोगे बेटा? लॉन्गेस्ट कह दोगे। बाकी 20 वालों को कोई पूछना नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। यानी अगर इन दोनों को कहूंगा तो शॉर्ट कह दूंगा बेटा, और इन दोनों को कहूंगा तो क्या कह दूंगा? लॉन्ग कह दूंगा। चाहो तो नोट कर लो अपने पास। ये आपके पास हो गए शॉर्ट पीरियड्स और इन दोनों को मिलाकर आपने कह दिया ये लॉन्ग पीरियड। तो ये आता कोई चीज और क्या जानते हो बेटा पीरियड के बारे में? और कोई बात मिस तो नहीं हो रही है? पीरियड के बारे में और क्या बात जानते हो आप? पीरियड किसको कहते हैं ये बताया ना? हॉरिजॉन्टल लॉस को। आप लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जानते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं? कहां पर होती है? चलो ये बताओ, लेंथेनाइट सीरीज कहां पर होती है, किस पीरियड में होती है? 6 पीरियड में होती है लेंथेनाइट सीरीज। ठीक है बेटा, मेंशन कर दूं यहां पे 6 पीरियड में, आप मेंशन कर दो यहां पर लेंथेनाइट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको इंडिकेटर लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। और 7th पीरियड में कौन मौजूद होते हैं बेटा? एक्टिनॉइड्स मौजूद होते हैं। 6th पीरियड में लेंथेनॉइड्स होते हैं और 7th पीरियड में एक्टिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इस वाली बात को फर्दर आगे चलकर एक्सप्लेन करते हैं। अब आ जाइए बेटा ग्रुप्स पर।
क्या होते हैं ग्रुप्स बेटा, डिफाइन कीजिए जरा। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं बेटा? इंडिकेट इंडिकेट में कहना 18, क्या कहना बेटा? 18 क्यों कहना 18? क्योंकि ना चूंकि वर्टिकल कॉलम्स तो होते ही 18 है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर गिनोगे तो 18 होते हैं। कैसे होते हैं बताओगे? एस पे होते हैं 2 कॉलम, टेबल याद है, थोड़ी बहुत याद है टेबल, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा फिलहाल, प्रोजेक्टर पर लगा देंगे। एस के अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, फिर डी में 10 कॉलम्स होते हैं, और फिर टी में 6 कॉलम्स होते हैं। सबको प्लस करोगे तो 18 कॉलम्स बनते हैं बेटा। और जो एफ ब्लॉक है ना वो तो बॉडी के बाहर है, उसको किसी भी काउंटिंग में शामिल नहीं करते, वो एक जगह पर आता है, इसमें बताऊंगा कहां पे। तो एस में 2 कॉलम, डी में 10 कॉलम और बी में 6 कॉलम, टोटल कितने हो गए बेटा? 18 हो गए। तो ये याद रखना, मॉडर्न रिकमेंडेशन आईयूपीएससी की ये वाली है, तो टेस्ट में आपने ये लिखना है कि ग्रुप्स आपके पास कितने होते हैं बेटा? 18 होते हैं। बाकी ये आपके पास मॉडर्न रिकमेंडेशन है, लिख देता हूं मैं यहां पर, और जो ओल्ड रिकमेंडेशन है वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है, आईयूपीएससी की। और जो ओल्ड रिकमेंडेशन है वो क्या है बेटा कि हमारे पास ग्रुप्स कितने होते हैं? 8 ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह से लिख 8 ग्रुप्स होते हैं। और सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि 8 की जो है वो डिवीजन होती है बेटा, क्या है? 8 की डिवीजन होती है 2 तरह से, 8A भी होते हैं और 8B भी होते हैं। 8A भी होते हैं और 8B भी होते हैं। बताइए 8A किस तरह से होते हैं? 1 से लेकर बेटा 1A से लेकर कहां तक होते हैं? 8 तक ना, मैंने कहा 8 तक है, तो ये 8 तक होंगे, 1A से लेकर 8A, ठीक है। और B के अंदर भी जाहिर है, जब A कहा है तो B भी कहेंगे बेटा। वो किस तरह होता है? 1B से लेकर 8B तक होता है। नोट कर लेना अपने पास, याद कर लेना इसको, ये ओल्ड रिकमेंडेशन के मुताबिक, यानी 8 आपके पास A सब ग्रुप्स होते हैं और ये जो है वो B के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं। ये जो A वाले एलिमेंट्स होते हैं बेटा 1 से लेकर 8A वाले, इनको क्या कहा जाता है? नाम बताइए जरा। इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इनको क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट्स। ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। या इनको कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, ये सब इनके नाम नॉर्मल एलिमेंट्स। और जब 1B और 1B से लेकर 8B तक जाएंगे तो ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा जरा जल्दी से दोनों को डिफरेंशिएट तो कर दो, क्या क्या फर्क होता है दोनों में? कोई 3 पॉइंट्स बताओ, क्या फर्क होता है रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में? कोई 3 पॉइंट्स बता के डिफरेंशिएट कर दो कि ये बुनियादी फर्क होता है। वेरिएबल वैलेंसी सबसे पहली बात बेटा, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सबसे पहला बुनियादी फर्क यही होता है बेटा, इनकी वैलेंसी वेरी नहीं करती बल्कि क्या होती है? फिक्स होती है। इसको आप कह लो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे 1A का एक एलिमेंट होता है, 1A का कोई एलिमेंट बताओ, अल्कली मेटल्स होते हैं ना 1A वाले, कोई भी एलिमेंट बताओ, सोडियम, तो सोडियम की वैलेंसी तुमने हमेशा +1 देखी है, कभी +2 कभी +3 कभी +4 होगी। अच्छा, ग्रुप 2 का एक एलिमेंट होता है कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी हमेशा तुमने क्या देखी है? +2, ग्रुप 2 वालों की वैलेंसी ये हमेशा फिक्स होती है बेटा, कभी भी चेंज। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट का दूसरा नाम वैलेंसी होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का और वैलेंसी का एक ही बात है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात याद रखना बेटा, इनकी वैलेंसी हमेशा क्या करती है? वेरी कर रही होती है। ये सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 में आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया बेटा, और ये हम कैलकुलेट में भी जब वहां पर पहुंचेंगे तो इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात ये याद रखना बेटा कि ये कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं बेटा? कलरलेस। मिसाल बताओ कोई? NaCl, NaCl का कोई कलर है? व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं होता बेटा, इसके अलावा अगर कोई कलर है तो जैसे NaCl है वो 1A का एक एलिमेंट है ना Na, और Cl कौन से ग्रुप में आता है? वो हेलोजेंस के अंदर आता है, आप आगे जाकर देख लोगे। तो जिस कंपाउंड में 1A से लेकर 8A तक का कोई भी एलिमेंट आ जाए ना, वो कलरफुल नहीं होता बेटा, वो कलरलेस होता है। जैसे आपको मैंने NaCl की मिसाल दे दी,
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर NaCl लिख दिया है। NaCl सफेद कलर का होता है बेटा, लेकिन अगर इसी को हम डिफरेंशिएट करके यहाँ पर लेकर आ जाएं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो बेटा इसके अंदर याद रखना कि ये सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलरफुल कंपाउंड होते हैं बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट के सारे कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं बेटा, सारे कंपाउंड। एक मिसाल आपको देख लो, क्योंकि आपने देख रखा है KMnO4, ये किस कलर का होता है बेटा? KMnO4 पर्पल कलर का होता है ना, डीप पर्पल कलर, प्रैक्टिकल्स में आपने यूज किया होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर। तो वो किसकी वजह से होता है बेटा? मैग्नीज की वजह से। और मैग्नीज कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। 21 से 30 वाली सीरीज के दरमियान आता है बेटा, ये एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है। तो ये कुछ बुनियादी फर्क है। तीसरी एक और बात याद रखना बेटा कि ये जो है वो यूजुअली डायमैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या मतलब होता है बेटा डायमैग्नेटिक का? मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं होते। यूजुअली जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट सारे के सारे नहीं, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा वो मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। याद है आपको ये आर्टिकल? अभी तो सिर्फ मैं आपको ये पॉइंट डिफरेंस बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो इस तरह से। तो ये आपके पास ज्यादातर मोस्टली जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। सेकेंडरी के अंदर आपने इसको देखा। अच्छा, अब जरा 1A पर आते हैं। 1A को पहले डिस्कस कर लेते हैं। बेटा 1A का पहला नाम बताओ जरा जल्दी से। अल्कली मेटल्स। 1A का नाम क्या होता है बेटा? अल्कली मेटल्स। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा इस ग्रुप के अंदर? याद है आपको ये सारे? बताओ कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, सीजियम। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 पर आ जाइए। 2A का नाम बताइए बेटा पहले। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अभी क्लास से ये सब बातें आपको बेटा याद होनी चाहिए। जरा इन एलिमेंट्स के नाम तो बताइए, सिंबल्स बताइए। याद है? तो आपने पता नहीं उल्टे सीधे तरीके से याद कर रखा है इसको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। याद है बेटा ये सबको? हाँ, ये निमोनिक्स के साथ सबको पता होनी चाहिए जितने एलिमेंट्स में लिखा। ये ग्रुप नंबर 3A की बात अगर आप कर ले बेटा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? बोरोन आ जाता है, अल्युमिनियम आ जाता है, गैलियम है, इंडियम है और Tl है जिसको थैलियम कहा जाता है बेटा। Tl है जिसको क्या कहा जाता है? थैलियम कहा जाता है। ठीक है, और A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? याद करना है बेटा, ये लाजमी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। Sn इज द सिंबल फॉर टिन। ठीक है, अगर किसी सिंबल का नाम ना बताओ तो पूछ लेना लिखने के। ग्रुप 5A के अंदर बताओ कौन कौन आते हैं बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, 8A तक तो सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए बेटा, NTK2 या EK2 सबके लिए बहुत काम आएगा ये। 6A बताओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। और 7A बताइए। 7A बताइए बेटा, तो बहुत इजी है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड। और लास्ट ग्रुप बताइए बेटा जो याद रखना है आपने, नोबल गैसेस। ऑलरेडी आपने ऊपर याद कर रखना है बेटा। तो वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है और ये बताओ बेटा ग्रुप 3 वालों को क्या कहा जाता है? नाम बताओ। ये तो एलिमेंट्स हो गए, इनका नाम भी बता दो जल्दी से। इनको कहते हैं ट्रायल्स। ऐसे लिखा जाता है ट्रायल्स, या फिर इसको कहते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली कहने की वजह बताइए बेटा। पहले एलिमेंट इसका क्या है? एक बात सुन लो, सिंथ बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है बोरोन मेटलॉइड होता है। सिंथ बोर्ड की किताब में क्या लिखा है? फेडरल बोर्ड की किताब कहती है बोरोन नॉन मेटल। जब एमटीकेट में पूछेंगे तो नॉन मेटल बताना। बात समझ आई? जहां जहां पर हो मेंशन कर देंगे। बाकी एनईटी वाले सिंथ बोर्ड की किताब को टोटल फॉलो करेंगे।
सिर्फ बोर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है वो वाली बात लिख करें, ठीक है। तो मैं इसको भी ड्रॉ भी करके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये वाली बात याद रखना बेटा कि फेडरल बोर्ड की किताब में बोरोन को की जो नई पब्लिश होकर आई किताब उसमें उन्होंने फेडरल बोर्ड में बोरोन को नॉन मेटल माना है। तो इंडिकेट वाले जरा इस बात को अपने पास नोट डाउन करें। अच्छा, इसी तरह 4A के जो एलिमेंट्स हैं इसको टेट्रल्स कहा जाता है। टेट्रल्स देखो, ट्रायल्स का मतलब है, ट्राई का मतलब होता है वैलेंसी बताना चाह रहे हैं बेटा, क्योंकि 3 वाले हैं इस वजह से ट्रायल्स का मतलब एलिमेंट्स है। ये 4S के टेट्रल्स लिखा हुआ है और इस फैमिली को क्या कहते हैं बेटा? कार्बन फैमिली कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। अच्छा, 5 वालों को क्या कहते हैं बेटा? एक तो 5 वालों को ये नाम दिया जाता है निक्लोटीन्स का, पीस का साइलेंट होता है, और चूंकि पहला एलिमेंट इसका नाइट्रोजन है इस वजह से इसको क्या कहा जाता है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली। 6A वालों को कहते हैं बेटा चेल्कोजेन्स, ठीक है। और पहला एलिमेंट ऑक्सीजन होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है बेटा। 7A वालों की अगर बात करें बेटा तो आप सब जानते हो इसको क्या कहते हो? हेलोजन। हेलोजन का मतलब बताओ बेटा? एनडी में पूछा था हेलोजन का क्या मतलब होता है? हेलो मतलब क्या होता है? सॉल्ट, और जे का मतलब होता है जनरेटर, फॉर्मर, सॉल्ट बनाने वाला। मिसाल जैसे क्लोरीन है, जब वो सोडियम से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बन जाता है। यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। वो लॉजिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। यानी कोई भी मेटल जब 7A के एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है बेटा? सॉल्ट बना लेता है। इसलिए 7A वालों को हेलोजेंस कहा जाता है, सॉल्ट बनाने वाले। इसका भी मतलब होता है बेटा चेल्को, लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया। चेल्को और को कहते हैं, चेल्को और को कहा जाता है। यानी इनमें से जितने एलिमेंट्स हैं ना बेटा, खास तौर से ऑक्सीजन और सल्फर, ये ओर्स में पाए जाते हैं बेटा। ये ओर्स बनाने वाले होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे बैचमैन वालों ने मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ी है, तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में आपने पढ़ा होगा चेल्कोपायराइट ओर, जिससे कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा। उसका फार्मूला याद है? उसका फार्मूला था CuFeS2। इसको चेल्कोपायराइट ओर कहा जाता है। इसके अंदर से कॉपर निकाला जाता है ना, तो देखो इसमें कौन मौजूद है? सल्फर मौजूद है। इसी तरह से अगर एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन करनी होती है ना, तो जमीन के अंदर से ऐसे चट्टान निकालते हैं जिसका फार्मूला ये होता है A2O3, उसमें से एल्युमिनियम अलग किया जाता है। ये भी ओर है, तो देखो इसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है बेटा। ओर समझते हो किसको कहते हैं? नहीं समझते? मेटल का कंबाइंड फॉर्म जो जमीन के अंदर से निकले, मेटल का कंबाइंड फॉर्म जो जमीन के अंदर से निकले उसको ओर कहा जाता है। कंबाइंड फॉर्म मतलब जो फ्री स्टेट में ना हो, मतलब चलो ये मेटलर्जी की बात करेंगे, इसका फिर मतलब इसका मौजूद नहीं है। इसको कहते हैं बेटा इनर्ट गैसेस, ये तो सबको पता है ना। और क्या क्या कहा जाता है इसे? नोबल गैसेस। और क्या कहते हैं इसको? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। अब एक सवाल चलो पास पेपर का, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रेयरेस्ट है? रेयरेस्ट मतलब सबसे कम पाया जाता है। इनको भी शामिल कर दो, मतलब 1 से लेकर 8 तक जितने एलिमेंट्स हैं इसमें रेयरेस्ट कौन सा है जो सबसे कम पाया जाता हो? रेयरेस्ट ये वाला है बेटा, रेयरेस्ट, ठीक है। यानी सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट ये है आपके पास रेयरेस्ट। बहुत मतलब कभी आप पास पेपर में देखोगे तो किसी एक आध जगह पर आपको ये मिल जाएगी वाली बात। अच्छा ये बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे हार्डेस्ट एरोट्रॉप पाया जाता है? इसमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे हार्डेस्ट एरोट्रॉप पाया जाता है? कार्बन का, कार्बन का। और वो कौन है बेटा कार्बन का? किधर है? ये ना कार्बन ग्रुप नंबर 4 के अंदर पाया गया ये वाला। और ये किस फॉर्म में इसके एरोट्रॉप्स पाए जाते हैं? एक कई नाम आपने सुन रखे हैं। पहले ही नाम होगा डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। एनडी में वैल्यू आ चुकी है वाली बेटा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें कार्बन जो है उसके एरोट्रॉप का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया बेटा। 3 एरोट्रॉप कम से कम इसके याद रखो कार्बन के। कौन कौन से? डायमंड, दूसरा बताओ ग्रेफाइट, तीसरा बताओ बोल रही है सेकंड ईयर में पढ़ाया आपको बकी बॉल्स। 3 एरोट्रॉप्स कार्बन के बताइए। तीनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीनों क्रिस्टलाइन एरोट्रॉप्स हैं,
ठीक है, बताओ डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कंपोज करो 3500 डिग्री, ग्रेफाइट का कितना होता है 3000 डिग्री, और बल्कि का कितना होता है, लिखवाया था सेकंड ईयर में 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, तो ये कार्बन के लिए तीनों बातें याद रखना। डायमंड के लिए 3500 डिग्री, ग्रेफाइट के लिए 3000 डिग्री, और बाकी बॉल्स के लिए 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वैसे आपको बता दिया, इसको अपने पास लेकर याद रखें। अच्छा, अगर हम इन तमाम बातों को बेटा यहाँ पर किस तरह कंपोज कर लें कि आखिरी बात करेंगे बेटा आज की क्लास के लिए। ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं जो मैंने ऊपर लिखे थे बेटा। इसमें से एक बात आपको बतानी है बेटा, और वो ये बात है कि मैं को डायगोनल बना रहा हूँ, ठीक है, और वो डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह। इस डायगोनल पर कितने एलिमेंट्स आ गए बेटा, 4 आ गए ना। कौन कौन से आ गए जरा बताइए, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलोरियम। These elements are metalloids. These elements are metalloids, समझते हो बेटा। ये जो आधे मेटालिक प्रॉपर्टीज रखते हैं और आधे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी रखते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं नॉर्मल वाले, ठीक है। लेकिन एमडी गेट वाले वो वाली बात भी याद रखेंगे बेटा। कौन सी वाली बात, ये जो बोरॉन है वो सिल्क गोल्ड के अकॉर्डिंग तो मेटालॉइड है, लेकिन उन्होंने लिखना पेपर में क्या है बेटा, नॉन मेटल, क्योंकि फेडरल बोर्ड में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये नॉन मेटल है, और वो लेटेस्ट पब्लिकेशन के मुताबिक है। अच्छा, इसी तरह बेटा इसके नीचे एक और डायग्राम मैं बना रहा हूं, जर्मेनियम से लेकर पोलोनियम तक। आप इस तरह ड्रॉ कर लो बेटा। ये जो दो डायग्राम्स मैंने यहां पर ड्रॉ किए रेड वाले, बेटा इन डायग्राम्स पर जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे मेटलॉइड्स होते हैं। सारे कौन होते हैं बेटा, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलोरियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरोन। These 7 elements are considered as metalloids. These 7 elements are considered as metalloids. ठीक है, ये जो डायगोनल पर एलिमेंट्स आ चुके हैं बेटा, ये दोनों, इनको आप कहोगे कि these are metalloids. These are metalloids. बेटा इस डायगोनल के उस पार जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। सारे आप चेक कर लो किसी को भी, इस डायगोनल के उस पार वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, नॉन मेटल्स होंगे। याद रख लो बेटा, सिर्फ एलिमेंट्स को याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा, बाकी सारी आप जो है वो इसके अंदर से डिमार्केशन करो। और इस डायगोनल के किस पार वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, इस डायगोनल के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, ये सारे के सारे आपके पास कहलाएंगे मेटल्स। एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन किसकी है बेटा, हाइड्रोजन की एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे मेटल है। चेक कर लो किसी को भी चेक कर लो, यानी किसी भी एलिमेंट को उठाकर देख लो, तो ये सारे के सारे मेटल हैं। मेटल की एक खास बात और बताते क्लास खत्म करता हूं बेटा। मेटल हर उस एलिमेंट को कहते हैं जिसके आखिरी ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मेटल हर उस एलिमेंट को कहते हैं जिसके आखिरी ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब वो सब बातें तो छोटी हो गई ना बेटा, ये नाम क्या है, यम आ रहा है नहीं आ रहा, तो खत्म कर दो। अब किसी भी एलिमेंट को अगर चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो मेटल्स हैं, और अगर उसके आखिर में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो सारे नॉन मेटल्स हैं, और उसके अंदर कुछ मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं बेटा। लेकिन मेटल्स के हवाले से ये बात 100% तय कर लो कि जब किसी लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो उनको क्या कहा जाएगा बेटा,
मेटल्स का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाली बात लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 8। मेटल्स के बारे में भी ये तय कर लो बेटा। कोई सवाल याद है किसी का, कोई इशू यहाँ तक किसी का? अच्छा ये एक आखिरी बात बताओ, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? ये सारे कौन से एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं बेटा? क्योंकि 1 से लेकर 8 वाले सारे क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट है, या यहाँ पर बता दो कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लीस्ट है? गैलियम का सबसे लीस्ट है बेटा। ये बात आपसे पूछी जा चुकी है, इसको याद रखना। इस गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लीस्ट है बेटा, ठीक है। इसको अपने ध्यान में रखो। और फ्रेंचियम आपके पास रेडियो एक्टिव है, ये बात याद रखो। रेडियम रेडियो एक्टिव है, ये भी याद रखो, ठीक है। बाकी वैलेंसी बैंड वगैरह का टेस्ट क्लास में बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? पहली क्लास की